मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच में जुटी एनआईए की टीम को रविवार को मुंबई की मीठी नदी से डीवीआर, कंप्यूटर, लैपटॉप समेत कई अहम चीजें मिली हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सभी सामान इस मामले में अहम सबूत साबित हो सकते हैं। कल एनआईए की टीम गोताखोरों को लेकर मीठी नदी पहुंची थी और कई घंटों की तलाशी के बाद नदी के भीतर से ये सारा सामान मिला था। जानकारी के मुताबिक सचिन वाजे से पूछताछ के बाद ही ये सारा सामान नदी में फेंके जाने की जानकारी मिली थी और इसी के बाद ये तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान सचिन वाजे भी मौके पर एनआईए के साथ मौजूद था। नदी से कुल 17 चीजें मिली हैं जिन्हें अब जांच के लिए सीएफएसएल भेजा जाएगा और साथ ही लैपटॉप, कंप्यूटर और डीवीआर से डेटा रिकवर करने की भी कोशिश होगी। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सचिन वाजे ने एनआईए की पूछताछ में ये बात कबूल की है कि उसने मनसुख हिरेन के कत्ल से जुड़े कुछ अहम सबूतों को नष्ट करने के इरादे से उन्हें मीठी नदी में फेंका था। एनआईए की टीम के साथ आए गोताखोरों की टीम ने जब उन सबूतों की तलाश में नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो नदी में बिखरी वो तमाम चीजों एक के बाद एक कर उसके साथ हाथ लगती चली गई। मनसुख हिरेन हत्याकांड। एनआईए ने की जांच तेज। मीठी नदी में सर्च ऑपरेशन। दो बार हुआ सर्च ऑपरेशन। नदी से मिले अहम सुराग। मीठी नदी में गोताखोरों ने एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और इस सर्च ऑपरेशन के शुरू होने का मतलब है कि कुछ और चीजें इस मीठी नदी में फेंकी गई है जिससे खोजा जा रहा है इन गोताखोरों के द्वारा। देखिए, तमाम जो गोताखोर हैं वो जो है फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं मीठी नदी में और इसके पहले करीब 1.5 घंटे तक जो ऑपरेशन चला था उस दौरान कुल 17 चीजें बरामद हुई हैं जो इस मीठी नदी में फेंकी गई थी सबूतों को नष्ट करने के लिए। अब दोबारा से ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। आप देखिए, तमाम जो गोताखोर हैं वो मीठी नदी में इस वक्त प्रवेश कर चुके हैं और वहां पर वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। चीजों को ढूंढने की कोशिश जो है वो गोताखोरों के द्वारा की जा रही है। मीठी नदी के पानी में उतरे गोताखोर और पानी में सुरागों को तलाशते उनके साथी। मुंबई की मीठी नदी पर एनआईए की ये कवायद मनसुख हिरेन के कातिलों और उनके कत्ल के पीछे का मकसद ढूंढने के लिए हो रही है। दरअसल जिस दिन से एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुंबई एटीएस से मनसुख हिरेन हत्याकांड केस लिया है, बस उसी दिन से इस मामले के आरोपी सचिन वाजे की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। ये 15 मिनट के बाद दूसरा मौका था जब एनआईए के साथ आए 11 गोताखोरों की टीम ने एक ब्रेक के बाद अपना सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया था और पहली ही बार की तरह थोड़ी ही देर में गोताखोर टीम को नदी से एक और हार्ड डिस्क की शक्ल में एक और सुराग बरामद हो गया। एनआईए का दूसरा सर्च ऑपरेशन करीब 1.5 घंटे तक चला। दरअसल एनआईए की टीम शाम के 3:15 बजे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मीठी नदी पर पहुंची। एनआईए की टीम के साथ वो शख्स भी मौजूद था जिस पर मनसुख हिरेन के कत्ल का आरोप लगा है, यानी सचिन वाजे। सूत्रों के मुताबिक एनआईए टीम सचिन वाजे से पूछताछ करने के बाद ही मीठी नदी पर आई थी। दरअसल एनआईए को शक था कि वाजे और उसके साथियों ने मनसुख हिरेन की हत्या केस से जुड़े कुछ सबूत मीठी नदी में फेंके हैं और सचिन वाजे की ही निशानदेही पर मीठी नदी में मनसुख हिरेन के कत्ल से जुड़े सुरागों को ढूंढने के लिए पहला सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एनआईए की टीम का पहला सर्च ऑपरेशन भी 1.5 घंटे तक चला।
सर्च के दौरान जो चीजें मिली हैं, अब उसे एनआईए के अधिकारियों ने समेटना शुरू कर दिया है। आप देखिए, जो तमाम चीजें सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली, करीब 3 घंटे तक इसी मीठी नदी में जो है सर्च ऑपरेशन चला, और सर्च ऑपरेशन 2 भागों में, पहला ऑपरेशन 1.5 घंटे तक और उसके बाद दूसरा ऑपरेशन 1.5 घंटे तक, यानी कुल 3 घंटे के बाद करीब 20 चीजें जो है यहाँ से बरामद हुई हैं, जिसमें अहम कुछ चीजें हैं, जैसे 2 सीपीयू हैं, 1 लैपटॉप है, कुछ हार्ड डिस्क है, डीवीआर है। ये तमाम जो चीजें हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो डीवीआर बरामद हुए हैं वो जो है सचिन वाझे की सोसाइटी के हैं। एनआईए की टीम को अपने पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान मिठी नदी से 17 चीजें या फिर यूं कहें कि अहम सुराग मिले। एनआईए को मिठी नदी से अपने पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर MH20FP1539 की 2 नंबर प्लेट मिली, 2 सीपीयू, 1 वाईफाई राउटर, 1 प्रिंटर, 4 डीवीआर, 1 लैपटॉप और 4 हार्ड डिस्क भी बरामद हुए। न्यूज 18 को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मिठी नदी से मिली एक डीवीआर आरोपी सचिन वाजे की सोसाइटी की है, और एनआईए को शक है कि इस डीवीआर में सीसीटीवी की वो फुटेज मिल सकती है जिसमें वो संदिग्ध कार कैद है जिसमें विस्फोटक मिले थे। एनआईए को इस बात का भी शक है कि सचिन वाजे ने ये कार अपनी सोसाइटी में पार्क की थी, लिहाजा जैसे ही उस पर कानून का फंदा कसा तो उसने बचने के लिए ये डीवीआर मिठी नदी में फेंक दी। एनआईए को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी सबूत या सुराग मिठी नदी से मिले हैं उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। तमाम जो चीजें बरामद हुई हैं उसे लेकर अब एनआईए की जो टीम है वो यहाँ से रवाना हो रही है। सबसे अहम चीज कि मनसुख हिरेन मामले को अपने हाथ में लेने के बाद, एटीएस से जब मामला ट्रांसफर हुआ एनआईए को, उसके बाद से लगातार जो तेजी है जांच में वो देखने को एनआईए की तरफ से मिल रही है, क्योंकि सचिन वाझे का सीधा कनेक्शन मनसुख हिरेन से सामने आया था और उसी के बाद से वो सस्पेक्ट बने और उसमें इसके बाद एनआईए ने उनकी कस्टडी ली, और कस्टडी के बाद अब जिस तरह से देखिए तमाम जो सामान बरामद हुए हैं उन्हें लेकर एनआईए की जो टीम है वो अब यहाँ से रवाना हो रही है। अब इन सबूतों को, अहम चीज होगा कि फोरेंसिक भेजा जाएगा। फोरेंसिक के बाद जो डेटा है उसे रिट्रीव करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। मनसुख हिरेन का शव 5 मार्च को ठाणे में कलवा क्रीक पर मिला था। मनसुख हिरेन हत्याकांड में अभी तक की हुई जांच में शक की सुई सचिन वाजे की तरफ ही मुड़ रही है। एनआईए सूत्रों का कहना है कि इस हत्याकांड में सचिन वाजे के साथ और लोग भी शामिल थे जिनके चेहरे से अभी नकाब उठना बाकी है। लखनऊ से अपने घर सैफई जाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर करीब 10 किलोमीटर तक यूपी रोडवेज बस से यात्रा की। इस दौरान उनकी दोनों बेटियां भी बस में उनके साथ थीं। अपनी इस यात्रा को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और ये दावा किया कि साल 2022 में उनकी सरकार बनेगी और यूपी रोडवेज में हर जगह वर्ल्ड क्लास बस चलाई जाएंगी। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि होली पर घर जाते हुए एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस में यात्रा की। जितनी अच्छी सड़क बनाई उतनी ही अच्छी बसों पर जनता का पूरा हक है। यही सोचकर हमने दुनिया की सबसे अच्छी बसें चलाने का निर्णय लिया था। साल 2022 में आकर हम यूपी रोडवेज में हर जगह वर्ल्ड क्लास बस चलवाएंगे। राजस्थान के बाड़मेर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें क्रिकेट खेलने के दौरान 2 टीमों के कुछ खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। बताया गया कि उनके बीच मामूली बात पर कहासुनी हो गई थी, लेकिन कुछ ही देर में ही खूनी संघर्ष में बदल गई। दोनों टीम के कई लड़के एक दूसरे पर हमले करते दिखाई दिए। इस मारपीट की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में दिखा कि एक लड़का जो जमीन पर गिरा था उस पर एक दूसरा लड़का कुल्हाड़ी से लगातार वार कर रहा था। इतना ही नहीं, कुछ लड़के उसे लात और घूंसों से भी मारते दिखाई दिए, जबकि वो लड़का अपनी जान बचाने की कोशिश करता नजर आया और मौका मिलते ही वहां से भागने में कामयाब भी हो गया। पुलिस थाने से टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ के लिए भिजवाई गई, जिस पर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मारपीट में एक पक्ष के 3 लड़कों को गंभीर चोटें आई हैं।
दिल्ली में 24 घंटों के दौरान करीब 1900 कोरोना मरीज सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के करीब 1900 केस सामने आए, जबकि राज्य में 9 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। पंजाब में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एहतियातन पोल्ट्री की सप्लाई बंद कर दी गई। बिहार के मुंगेर में होलिका दहन के दौरान एक दुकान में अचानक आग लग गई। लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब थोड़ी ही देर में आग ने पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। बिहार के गोपालगंज में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद में मोहम्मद सलीम नाम के एक लड़के को गोली मार दी गई। घायल हालत में सलीम को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। कनाडा के उत्तरी वैंकूवर में एक लाइब्रेरी के अंदर एक आदमी ने कुछ लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने हमला करने वाले आदमी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक गिर गया। इस हादसे में वहां काम कर रहे 3 मजदूर घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर है। यह हादसा गुरुग्राम से दिल्ली के द्वारका तक बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे पर हुआ। बंगाल के पहले चरण में 30 से 26 सीटें मिलने के गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर ममता बनर्जी ने तंज कसा। ममता बनर्जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अमित शाह को 26 नहीं 30 सीटों पर जीत का दावा करना चाहिए। কালকে একটা ভোট হয়েছে, 30টা সিটে ভোট হয়েছে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন আপনি বলুন কটা সিট পাবেন, আমি কি ভোটের মেশিনের মধ্যে ঢুকতে যাব? আমি কি করে জানবো কটা সিট পাবো? মানুষ ভোট দিয়েছেন, মানুষ বুঝবেন। হ্যাঁ, আমি আন্দাজে বলতে পারি মা ভাই বোনেরা 80% ভোট 84% যখন ভোট হয়েছে, মা বোনেরা আমাদের পক্ষে, ভাই বোনেরা আমাদের পক্ষে, শ্রমিক কৃষকরা আমাদের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। बीजेपी एक नेता आज के बोले 30टार मध्य 26 हमको मिलेगा। 26 क्या 30 में 30 बोलो ना, बोलो 30 में 30 ही मिलेगा, तब तो गोल्ला ज्यादा होगा ना। रसगोल्ला खाबे, रस छाड़ा रसगोल्ला। 30 मध्य ना कि 26 पाबे। आमी बोललाम 4टे बाकी रखले केन? सीपीएम और कांग्रेसेर जन्य। मुंबई के कांदीवली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार से आग की भीषण लपटें उठने लगी। इस घटना की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और फिर कड़ी मशक्कत के बाद कार में लगी आग को बुझा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कार सवार लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टेम्पो और एक ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस भयंकर हादसे में ऑटो में बैठे 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बाद में फौरन हादसे में घायल सभी लोगों को एम्बुलेंस से पास के ही अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जिनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1881 नए मरीज मिले हैं। इन मरीजों के मिलने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले पिछले साल 13 दिसंबर को 1984 केस सामने आए थे। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना की वजह से 9 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक कोरोना से 11,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 1710 हो गई है। बंगाल में चुनावों के बीच बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर एक लड़की और उसके पिता के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। बीजेपी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक लड़की टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा रही है। तो वहीं बीजेपी के मुताबिक ये वीडियो दमदम के काशीपुर विधानसभा क्षेत्र का है। लड़की का आरोप है कि टीएमसी के लोग उसके बड़े पापा के साथ मारपीट कर रहे थे, जिसके बाद परिवार के लोग उन्हें बचाने गए तो टीएमसी के लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की। मध्य प्रदेश के रायसेन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग एक पुरानी परंपरा को मानते हुए जलते हुए अंगारों के ऊपर से होकर गुजरे। बताया गया कि अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोगों ने इस परंपरा को निभाया।
और नंगे पैर ही जलते हुए अंगारों के ऊपर दौड़ लगाई। हालांकि आग की लपटों के बीच चलना बेहद मुश्किल भरा था, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने ऐसा किया। इस परंपरा को निभाने के लिए लंबी कतारें भी लगाई गई थी। कुछ लोग तो एक से ज्यादा बार इस आग के ऊपर दौड़ लगाते नजर आए। वहीं कुछ लोग पेड़ों की टहनियों के साथ दिखाई दिए, जिससे वो लगातार आग को हवा दे रहे थे ताकि आग की लपटें और तेजी से उठे। दावा किया गया कि इस परंपरा को निभाने में आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। कृपा है कि सब लोग निकलते, किसी के पैर नहीं जलते और सब लोग, गांव के लोग स्वस्थ रहते। सालों पुरानी इस परंपरा को देखने आसपास के कई जिलों से लोग वहां पहुंचे थे। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करने वाले गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल द दिल्ली यानी GNCTD बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये बिल कानून बन गया है। बिल को इसी हफ्ते संसद के दोनों सदनों से पास किया गया था। इस बिल के कानून बन जाने के बाद से दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ गई हैं। दिल्ली सरकार को अब किसी भी कानून को बनाने से पहले उपराज्यपाल से राय लेनी होगी। तो वहीं दिल्ली सरकार इस कानून को संविधान के खिलाफ बता रही है। खबर यह भी है कि दिल्ली सरकार इस कानून को अदालत में चुनौती दे सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में गुस्साई भीड़ ने एक बदमाश के रिश्तेदार के घर को आग के हवाले कर दिया। आरोप है कि जितेन गोलदार नाम के एक बदमाश ने अपने साथियों के साथ वहां एक इलाके पर हमला कर दिया था, जिसमें करीब 7 लोग घायल हो गए। इस वारदात के बाद इलाके के लोग भड़क गए और उन लोगों ने बदमाश के रिश्तेदार के घर पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उस घर में आग लगा दी, जिसके बाद उससे ऊंची लपटें उठने लगी और उससे निकलने वाला धुआं चारों तरफ फैलने लगा। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के कुछ लोग भी घटना वाली जगह पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। कुछ देर की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है, जिसके बाद वहां बड़ी तादाद में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। गुजरात के कई शहरों में कोरोना एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। गुजरात में एक ही दिन में 2270 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें से 775 केस सिर्फ सूरत शहर से हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में 615, वडोदरा में 232 और राजकोट में 197 मरीज मिले हैं। आपको बता दें, राज्य में पिछले 24 घंटों में 8 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद में 2 नेताओं के समर्थक शहर के एक चौराहे पर भिड़ गए। इसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंच गए, जहां उनके बीच एक बार फिर से तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। थाने में बवाल बढ़ा तो पुलिस एक्शन में आई, जिसके बाद हंगामा कर रहे कई लोग वहां से भाग खड़े हुए और जो बच गए उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाद में थाने के अंदर बवाल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पुलिस ने लोगों से लूट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गिरोह के 6 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। ये लोग फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर वारदात को अंजाम देते थे। मतलब ये कि ये बदमाश खुद को सरकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारी बनाकर लोगों को चूना लगाने का काम करते थे। पुलिस को इन बदमाशों के पास से 3 लैपटॉप, 1 आईपैड, 1 कैमरा, 3 महंगी घड़ियां और लूट में इस्तेमाल की जाने वाली एक कार भी बरामद की गई है। तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। महाराष्ट्र के पुणे में खेले गए तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 7 रनों से हराकर वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। इस जीत के साथ विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने टेस्ट और T20 के बाद वनडे सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी पर वीडियो जारी कर लड़की और उसके पिता को पीटने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों के एक ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद किया। पुलिस को 5 AK-47 और 7 पिस्तौल के साथ गोलियां मिली हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सीआरपीएफ पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 2 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली के वसंत कुंज में पुलिस ने लूट करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर वारदात को अंजाम देते थे। गिरोह के 6 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 3 लैपटॉप, 1 कैमरा, 3 महंगी घड़ियां और एक गाड़ी बरामद हुई है।
उत्तर प्रदेश के एटा में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 18 लोग घायल हो गए। बाद में सभी घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें कईयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अमेरिका में नेवी के अधिकारियों ने यूएस चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस माइकल एम गिल्डे और भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू के बीच डिनर मीटिंग में हिंदी फिल्म स्वदेश का गाना गाया। बाद में तरनजीत सिंह संधू ने फिल्म स्वदेश से ये जो देश है तेरा गाते हुए अधिकारियों का वीडियो ट्विटर पर साझा किया। सही गा दिया यार। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आज देश भर में रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है। होली की शुरुआत बीती रात होलिका दहन के साथ शुरू हो गई। होलिका दहन से पहले लोगों ने होलिका की पूजा और परिक्रमा भी की। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार समेत भारत के तमाम राज्यों में होलिका दहन किया गया और इसके साथ ही देश भर में होली के रंग और गुलाल उड़ने लगे। रंगों के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का यह त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी होली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट में लिखा कि समस्त देशवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग, उमंग, एकता और सद्भावना का ये महापर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर देशवासियों को होली की बधाई दी और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि होली के पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार आप सभी के जीवन में हर्ष और उल्लास के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य एवं समृद्धि लेकर आए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ पोस्ट पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। आतंकियों के इस हमले में 2 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं इस हमले में सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश में जुट गई। गुजरात के पाटण में अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए इलाके की कई माओं ने देवी माता मंदिर तक नंगे पांव दौड़ लगाई। मान्यता है कि जो मां सबसे पहले दौड़कर माता के मंदिर पहुंच जाएगी, उसका बच्चा मजबूत और सशक्त बनेगा। दावा किया गया कि पिछले 600 सालों से ये परंपरा चली आ रही है, जिसके तहत जिस परिवार में पहले बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी मां को इस दौड़ में हिस्सा लेना होगा। दौड़ से पहले मां के हाथों में एक नारियल होता है। बच्चे के सिर से थोड़े से बाल लिए जाते हैं, फिर मां के दोनों हाथ बांध दिए जाते हैं। इसके बाद 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद वैराई माता मंदिर तक दौड़ लगाई जाती है। आपको बता दें, इस दौरान परिवार की बाकी महिला सदस्य दौड़ में हिस्सा ले रही महिलाओं की हौसला अफजाई करती हैं और उनके साथ दौड़ लगाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो माता को प्रथम बच्चा होता है, उसको होली के दिन दौड़ लगानी होती है, जिसमें माता के हाथ में श्रीफल, त्रिशूल और बच्चे की लट रखी जाती है और उसमें उसके हाथ बांधे जाते हैं और उसके वहाँ से 1.5 किलोमीटर के अंतर पर वैराई माता का मंदिर है, जहाँ वहाँ तक खुले पांव दौड़ लगानी होती है। चीन पिछले लंबे वक्त से ताइवान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। ताइवान को धमकाने और उसे जंग के लिए उकसाने के इरादे से चीन के जंगी जहाज उसके एयर स्पेस का उल्लंघन करते रहते हैं, लेकिन इस बार चीन ने सारी हदें पार करते हुए 20 लड़ाकू विमान ताइवान को डराने के इरादे से उसके एयर स्पेस में घुस गए हैं, जिसके बाद ताइवान ने भी चीन के लड़ाकू जहाजों को अपनी मिसाइलों के निशाने पर ले लिया।
चीन के लड़ाकू जहाजों ने एक बार फिर आसमान में हदें पार की। चीन के परमाणु बॉम्बर्स ने एक बार फिर गुंडागर्दी दिखाने की जुर्रत की है। चीन ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया है जिसने जंग के बादलों को मंडराने का मौका दिया है। ताइवान की जमीन पर विस्तारवाद के दांत गाड़ने की फिराक में बैठा चीन यूं तो आए दिन इस छोटे से मुल्क को डराने और धमकाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता, और ताइवान को धमकी देने का चीन ने हवाई घुसपैठ का अपना नया तरीका बना लिया है। और हर गुजरते वक्त के साथ धौंस देने का यह सिलसिला और ज्यादा तेज और तीखा होने लगा है। लेकिन इस बार चीन ने शायद सबसे बड़े घुसपैठ को अंजाम दिया है। 1-2 नहीं बल्कि 20 फाइटर जेट भेजकर चीन ने दक्षिण चीन सागर में जंग के शोले भड़काने का इरादा जाहिर कर दिया। चीन की सबसे बड़ी हवाई साजिश, ताइवान पर चीन की गुंडागर्दी, हद से पार हुए चीन के लड़ाकू जहाज, चीन के लड़ाकू विमानों की घुसपैठ, चीन की लाल सेना के सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग के जहन में दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक छोटे से मुल्क ताइवान और उसकी बेबाक आजादी किरकिरी बनकर खटक रही है। दुनिया भर में अपनी हुकूमत का परचम लहराने पर आमादा शी जिनपिंग असल में इस वक्त ताइवान का वजूद ही मिटाने पर तुले हैं। तभी तो ताइवान को तहस नहस करने के इरादे से समंदर से हजारों मीटर ऊपर आसमान पर चीन के लड़ाकू जहाजों ने परवाज भरी, और देखते ही देखते ताइवान की हवाई सीमा में गुंडई पर उतारू चीन के लड़ाकू विमान बड़ी हिमाकत करते हुए आसमान पर मटर गश्ती करते दिखाई दिए। एक वक्त ऐसा आया जब ताइवान के आसमान पर चीन के लड़ाकू विमान हदों से पार निकलते जा रहे थे और ताइवान की जमीन पर खतरे के अलार्म चीखने लगे थे। 8 परमाणु हथियार लेकर चलने में सक्षम चीन के बम वर्षक विमान, 4 लड़ाकू विमान और एक एंटी सबमरीन विमान ने ताइवान के दक्षिण पश्चिमी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश किया था। दक्षिण चीन सागर में ताइवान को डराने के लिए चीन की दक्षिणी हिस्से में ये अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ मानी जा रही है। लगातार चीन के लड़ाकू विमान, चीन की जल सेना अग्रेशन दिखा रही है, ताइवान को भांपने की कोशिश कर रही है, उनको डराने की कोशिश कर रही है, और ये भी देखना चाह रही है कि दुनिया का रिएक्शन क्या होगा, खासतौर पे अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा। तो ये लगातार प्रयत्न जारी है। चीन की एयरफोर्स की इस हरकत का नतीजा ये हुआ कि चीन के 4 परमाणु बॉम्बर H-6K समेत 20 फाइटर जेट के घुसने से ताइवान की वायुसेना हरकत में आ गई और उसने तत्काल चीन के विमानों को मार गिराने के लिए किलर मिसाइलों को तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, ताइवान के फाइटर जेट ने चीन के विमानों को चेतावनी भी दी। नतीजा ये हुआ कि ताइवान स्ट्रेट में तनाव के हालात बन गए। चीन और ताइवान के बीच समंदर है जिसे ताइवान स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ ताइवान ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली की सीमा तय कर रखी है जिसे मिडिल लाइन कहते हैं। शुक्रवार को चीन के लड़ाकू जहाजों ने मिडिल लाइन की सीमा को लांघ दिया और ये माना जा रहा है कि चीन ने ऐसा इसलिए किया है ताकि ताइवान अमेरिका का साथ देना बंद करे। लेकिन कमाल देखिए, चीन के रक्षा मंत्रालय ने इसे अपनी कामयाबी बताया है। ताइवान के आसमान से चीन की ओर से की गई ये अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ थी, जिसमें 20 लड़ाकू विमान शामिल थे, जिनमें 4 परमाणु बॉम्बर H-6K, J-16 और J-10 लड़ाकू विमान और टोही विमान शामिल थे।
यानी चीन के इस ऑपरेशन में 12 लड़ाकू विमान, 2 एंटी सबमरीन विमान और 1 टोही विमान था। चीन की वायुसेना पिछले कुछ महीने से लगातार ताइवान के इलाके में घुसपैठ कर रही है, इस दावे के साथ कि ताइवान चीन का हिस्सा है। चीन धमका के, डरा के, अगर कोशिश हो, अगर मुमकिन हो तो बिना युद्ध किए, बिना लड़ाई शुरू किए ताइवान को के घुटने टिकवाना चाहता है, ताकि चीन का ये मानना है कि ताइवान उनका हिस्सा है और उसको वापस लिया जाना चाहिए। शांतिपूर्वक हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो हर एक हथकंडा अपनाना चाहिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि चीन के कुछ विमान पाशी चैनल से होते हुए गुजरे। ये वो इलाका है जो फिलीपींस से उसे अलग करता है। असल में चीनी सेना अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की साजिश रच रही है और अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए ही ऐसे अभ्यास कर रही है, क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत आमतौर पर पाशी चैनल से होकर ही गुजरते हैं और चीन की इस हरकत के बाद ताइवान का साफ कहना है कि चीन के इस कदम से इलाके के हालात खराब हो गए हैं और यहाँ का अमन खतरे में पड़ गया है, क्योंकि परमाणु बॉम्बर्स समेत 20 विमानों का एक साथ आना अपने आप में बेहद चौंकाने वाली घटना है। जानकारों की माने तो चीन ऐसे बहाने की तलाश में ताकि वो ताइवान पर हमला कर सके, इसलिए पिछले 8 महीने में ताइवान की सीमा को चीन के लड़ाकू जहाजों ने दूसरी बार लांघा है। जानकार ये भी मानते हैं कि चीन दुनिया को भी पैगाम देना चाहता है, लेकिन उसकी चाल उल्टी भी पड़ सकती है। वॉशिंगटन के न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के मुताबिक चीन से ज्यादा और बेहतर हथियार रखने वाला ताइवान आज अपनी जंग की रणनीति बदल चुका है। वो चीन से बराबरी बेशक न कर पाए, लेकिन ताइवान की मिलिट्री चीनी टुकड़ियों को नजदीक लाकर फिर मिसाइलों से उन पर हमला करने की अनोखी रणनीति अख्तियार कर सकती है। ताइवान के पास बेशुमार मिसाइलों का भंडार है। उसके जखीरे में स्टिंगर, चैपलर, पैट्रियट, तिएन शियन और तिएन कुंग जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन, टो और हेलफायर के अलावा एंटी शिप मिसाइल हार्पून और सियुंग फेंग मौजूद हैं। उधर चीन ताइवान पर कब्जे के लिए किस कदर तैयारी कर चुका है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उसने अपना ब्रह्मास्त्र भी उतार दिया है। चीन ने ताइवान के पास ही अपना ताकतवर रॉकेट लॉन्चर PCL-191 तैनात किया, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जबकि चीन ने इसे जिस जगह तैनात किया है वहां से ताइवान की दूरी महज 180 किलोमीटर है। चीन ताइवान पर कब्जे के लिए बेचैन है, तो अमेरिका ताइवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। अमेरिका चीन को लगातार ये संदेश दे रहा है कि ताइवान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना उसे महंगा पड़ सकता है। अमेरिका का इस वक्त जो प्रभाव था वो नहीं रहा, पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि अमेरिका अभी भी सबसे ताकतवर देश है माना जाता है, पर अमेरिका काफ़ी जंगों में फंसा हुआ है। इराक में फंसा हुआ है, अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। अब 20 साल उनको अफगानिस्तान में हो गए और वो निकलने की फिराक में है। तो चीन का मानना ये है कि अमेरिका एक कहता है, पर करने की शायद उनकी व्यवस्था नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर अमेरिका से आई है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी भी अमेरिका शुरू करने वाला है और इसमें भारत का अहम रोल हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के अरबों डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए एक ऐसे ही प्रोजेक्ट लाने की पहल की है, जिसमें ब्रिटेन तो पहले ही हामी भर चुका है, जबकि भारत के साथ बातचीत चल रही है। BRI का लक्ष्य जो चीन के लिए है वो दो हैं। एक तो ये है कि अपना एक्सपोर्ट कर सके और दूसरा कि अपने सिक्योरिटी नेवल बेसिस एस्टेब्लिश कर सके। तो अमेरिका के पास ना इंग्लैंड के पास मैं अगर स्पष्ट कहूँ, और ना इंडिया के पास वो आर्थिक क्षमता है कि BRI
के साथ compete कर सके। चीन भले ही ताइवान पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा हो, लेकिन ताइवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने अपने नौसैनिक भी सीमा पर तैनात करने शुरू कर दिए हैं। ताइवान अगर चीन जैसे मुल्क से भिड़ने की तैयारी कर सकता है तो इशारा साफ है कि दक्षिण चीन सागर पर जंग के बादल दिखने लगे हैं। कोरोना के मामलों पर काबू पाने के लिए मुंबई में बीती रात से नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया गया। रोज ये कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी सार्वजनिक जगह पर 5 से अधिक लोगों के रुकने पर मनाही है। मुंबई के मरीन ड्राइव को भी पुलिस ने बीती रात कर्फ्यू लगने के बाद पूरी तरह से खाली करवा दिया ताकि ज्यादा भीड़भाड़ ना हो सके। इसके अलावा गाड़ियों को भी रोककर उनकी जांच की गई। पिछले 24 घंटे में अकेले मुंबई में 6000 से अधिक कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद सख्ती बरती जा रही है। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र से हैं, जहां 24 घंटे में कोरोना के 40,414 मामले सामने आए। इस साल महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा बीमारी ने 108 लोगों की जान ले ली। अकेले मुंबई में ही 6,933 नए मरीज मिले हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो जल्द ही लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। तो वहीं बीएमसी ने भी लोगों से होली पर नियमों को ना तोड़ने की अपील की है। अमेरिका में नेवी के अधिकारियों ने यूएस चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस माइकल एम गिल्डे और भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू के बीच डिनर मीटिंग में हिंदी फिल्म स्वदेश का गाना गाया। बाद में तरनजीत सिंह संधू ने फिल्म स्वदेश से ये जो देश है तेरा गाते हुए अधिकारियों का वीडियो ट्विटर पर साझा किया। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 40,000 से ज्यादा मरीज मिले। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि 108 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई शहर में एक दिन में कोरोना के करीब 7,000 मरीज मिले। झारखंड के गिरिडीह में एक मकान में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पुलिस ने 56 बम बरामद किए, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। इसी तरह आसनसोल में पुलिस ने 6 बम बरामद कर उन्हें नष्ट कर दिया। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करने वाले एनसीटी बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये बिल कानून बन गया है। बिल को इसी हफ्ते संसद के दोनों सदनों से पास किया गया था। मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच के लिए एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर मीठी नदी पहुंची। इसके बाद एनआईए ने वाजे की निशानदेही पर गोताखोरों की मदद से नदी से गाड़ी की नंबर प्लेट, सीसीटीवी का डीवीआर और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क बरामद की। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश रोशन लाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, एक तमंचा और कारतूस मिले हैं। रोशन लाल पर लूट और चोरी के कई मामले दर्ज थे और पुलिस काफी दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। चुनाव के बीच बंगाल में बम मिलने का सिलसिला जारी है। रविवार को पश्चिम बंगाल के 24 परगना से 56 और आसनसोल से 6 बम बरामद किए गए। दक्षिण 24 परगना में नरेंद्रपुरा इलाके में बम बरामद किए गए और इसी तरह से आसनसोल में भी बम बरामद किए गए हैं, जिन्हें बम स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर नाकाम कर दिया।
सचिन वाजे कांड के बाद अब महाविकास आघाड़ी सरकार में अंदरूनी खटपट तेज हो गई है। इस मुद्दे पर शिवसेना के मुखपत्र सामना ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर निशाना साधा। सामना में लिखा गया कि पुलिस के दफ्तर में बैठकर सचिन वाजे वसूली कर रहे थे और एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर को कुछ पता ही नहीं था। सामना के तेवर देखकर बीजेपी को भी इस मुद्दे पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। शिवसेना के निशाने पर अपनी सरकार के ही गृह मंत्री। सामना के अनिल देशमुख को बताया एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर। महाविकास आघाड़ी में खटपट तेज। सचिन वाजे से जुड़े मामले और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर के आरोपों के बाद अब शिवसेना इस मामले से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। एक बार फिर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख निशाने पर हैं और इस बार हमला करने वाले अपने हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस पूरे विवाद के लिए अनिल देशमुख को जिम्मेदार ठहराया गया। सामना में लिखा गया है कि मुंबई पुलिस आयुक्त में बैठकर वाजे वसूली कर रहे थे और गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया। जयंत पाटिल, दिलीप वसले पाटिल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार करने से मना कर दिया था। तब ये पद शरद पवार ने देशमुख को सौंपा। बात यही खत्म नहीं हुई। सामना में यहाँ तक लिखा गया कि परमबीर सिंह ने जब आरोप लगाया तब गृह विभाग और सरकार की धज्जियां उड़ी, परंतु महाराष्ट्र सरकार के बचाव में एक भी महत्वपूर्ण मंत्री तुरंत सामने नहीं आया। लोगों को परमबीर का आरोप शुरू से ही सही लगा। सरकार के पास डैमेज कंट्रोल के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सामना के लेख को शिवसेना का तेवर माना जा रहा है और सियासी गलियारे में इसे शिवसेना और एनसीपी के बीच बढ़ते टकराव की तरह देखा जा रहा है। सामना के तेवर पर बीजेपी ने बयानबाजी भी शुरू कर दी है। वे स्वीकार कर रहे हैं वाजे मामले में वसूली सरकार की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है और इस समय कोई भी मंत्री बचाव के लिए सामने नहीं आया। यह कहते हुए वे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि तीनों दलों में आपसी मनमुटाव और संघर्ष है। साथ साथ में वे अनिल देशमुख जी गृह मंत्री की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना का एक ओर वाजे मामले को लेकर के अनिल देशमुख जी की ईमानदारी पर सवाल उठाना और दूसरी ओर उन्हीं के मुख्यमंत्री है, उनका अधिकार है उनका इस्तीफा लेना, पर वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। 20 मार्च को मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने जो लेटर बम फोड़ा था, उसके दूसरे दिन यानी 21 मार्च को संजय राउत ने दूसरी मंजिल तलाशने को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि शिवसेना और एनसीपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और अब जब सामना में खुद की सरकार के गृह मंत्री के ऊपर शिवसेना ने सवाल खड़े किए हैं, तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, हालांकि एनसीपी सकारात्मक कहकर इसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से शिवसेना ने आरोप लगाए हैं, इसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। एनसीपी को लेकर शिवसेना के इस तेवर से पहले कांग्रेस से उनकी नाराजगी सामने आ चुकी है। कुछ दिन पहले शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने यूपीए को लकवाग्रस्त बताकर शरद पवार को गठबंधन का प्रमुख बनाने की सलाह दी थी। तब कांग्रेस ने शिवसेना को ये याद दिलाने में देर नहीं की थी कि महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस के समर्थन से ही बनी है। इस बार सामना ने एनसीपी कोटे से गृह मंत्री बने देशमुख को आड़े हाथों ले लिया। सचिन वाजे मामले का जिक्र कर सामना में लिखा गया कि अनिल देशमुख ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा लिया। गृह मंत्री को कम से कम बोलना चाहिए। बेवजह कैमरे के सामने जाना और जांच का आदेश जारी करना अच्छा नहीं है। संदिग्ध व्यक्ति के घेरे में रहकर राज्य के गृह मंत्री पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। पुलिस विभाग पहले ही बदनाम है, उस पर ऐसी बातों से संदेह बढ़ता है। पुलिस विभाग का नेतृत्व सिर्फ सैल्यूट लेने के लिए नहीं होता, वो प्रखर नेतृत्व देने के लिए होता है। प्रखरता ईमानदारी से तैयार होती है, ये भूलने से कैसे चलेगा। शिवसेना ने जिस तरह देशमुख के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसके बाद खुद गृह मंत्री को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। एक्स पुलिस कमिश्नर, माजी पुलिस आयुक्त मुंबई
इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए। ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। वाजे मामले में परमवीर के दावों और इससे जुड़े रोज होने वाले खुलासों से महाराष्ट्र सरकार की स्थिति समझी जा सकती है। सामना में भी इस वक्त सरकार की राह को फिसलन भरी बताया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल को तलाशी के दौरान बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बल को तलाशी अभियान में आतंकियों के हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। तलाशी अभियान में 5 AK-47, 7 पिस्तौल, 6 मैगजीन के अलावा बड़ी संख्या में गोलियां मिली हैं। पंजाब में कोरोना दिन ब दिन और खतरनाक होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में पंजाब में कोरोना की वजह से 69 लोगों की मौत हो गई है और इसी दौरान 2963 नए मामले भी सामने आए हैं। ये हालात तब हैं जब पंजाब के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी है। पंजाब में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू है। कोरोना के सबसे ज्यादा 489 मामले जलंधर में मिले हैं। कोरोना के नए मरीजों के मामले में लुधियाना दूसरे नंबर पर और अमृतसर तीसरे नंबर पर है। बिहार के नालंदा में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद वहां के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने थाने में घुसकर आगजनी शुरू कर दी। ये बवाल तब हुआ जब वहां एक मिठाई की दुकान पर खड़े करीब 15 लोगों को एक बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें 6 की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोग भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। कुछ लोग तो हादसे से इतने नाराज हुए कि उन लोगों ने इलाके के थाने को ही निशाने पर ले लिया और तोड़फोड़ के बाद वहां रखी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद थाने से लपटें उठती हुई दिखाई दी। इतना ही नहीं, लोगों का गुस्सा सड़क पर भी फूटा और आगजनी कर सड़कों को जाम कर दिया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन का पूरा अमला भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद वो लोग हंगामा कर रही भीड़ को शांत करने में जुट गए। हम लोगों की पूरी टीम यहाँ पर है और पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। इस हंगामे की चपेट में शहर के कई इलाके भी आए, जिसकी वजह से वहां लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केरल के त्रिशूर में चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। राजनाथ सिंह ने हाल ही में समुद्र में राहुल गांधी के तैरने का जिक्र करते हुए उन पर तंज भी कसा। राजनाथ सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है और वो खुद तो डूबते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी लेकर डूब जाते हैं। अभी हाल में देखा होगा, कांग्रेस के लीडर है, नौजवान लीडर है, जानते हैं? Do you know about the young leader of the Congress party? No. अभी हाल में आए थे कोल्लम तट पर जो है राहुल गांधी हमारे जो समुद्र के जो फिशरमैन हैं उनके साथ छलांग लगा रहे हैं। मैं अपने ब्रदर्स सिस्टर्स को ये बताना चाहता हूँ, सावधान रहिएगा। उनका ट्रैक रिकॉर्ड यूपी में अमेठी वालों से पूछ लीजिएगा, आज भी अमेठी पिछड़ा हुआ है। उसको डुबाकर फिर वायनाड को डुबाने के लिए आ गए। राजस्थान के बाड़मेर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें क्रिकेट खेलने के दौरान 2 टीमों के खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए। बताया गया कि उनके बीच मामूली बात पर कहासुनी शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ ही देर में ही खूनी संघर्ष में बदल गई। दोनों टीम के कई लड़के एक दूसरे पर हमले करते दिखाई दिए। इस मारपीट की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में दिखा कि एक लड़का जो जमीन पर गिरा था, उस पर एक दूसरा लड़का कुल्हाड़ी से लगातार वार कर रहा था। इतना ही नहीं, कुछ लड़के उसे लात और घूंसों से भी मारते दिखाई दिए, जबकि वो लड़का अपनी जान बचाने की कोशिश करता नजर आया और मौका मिलते ही वहां से भागने में कामयाब भी हो गया। पुलिस थाने से टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ के लिए भिजवाई गई, जिस पर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मारपीट में एक पक्ष के 3 लड़कों को गंभीर चोटें आई हैं।